हम्म। तो मतलब अगर कोई भी आदमी मान लीजिए कि कहीं से गिर रहा है तो या एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसमें अगर पूरा शरीर में बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में या तो वो छत से गिरा हो या मार पिटाई हुआ हो लाठी डंडा से या रोड एक्सीडेंट हो, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हेड। तो सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि पेशेंट को हेड इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ। हेड इंजरी प्रथम चीज़ है। अब हेड इंजरी का कारण जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ब्लंट इंजरी कहा जाता है कि कोई सुथरा चीज़ लग गया, जैसे पेशेंट ऊपर से गिरा ज़मीन पे, तो ज़मीन लगेगा तो चौड़ा चीज़ है, ब्लंट इंजरी है। और कोई नुकीला चीज़ अगर लगे तो उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी कहा जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब होता है छेदने वाला, तो पेनिट्रेटिंग इंजरी मतलब छेदने वाला इंजरी। और ब्लंट इंजरी मतलब कि ऐसे कोई चौड़ा चीज़ माथे पे लगा, ब्लंट चीज़, तो थोथरा चीज़ क्या कहा जाएगा उसको? थोथरा, भोथरा, भोथरा चीज़ लगे। जमीन भी है तो एक तरीका से भोथरा सरफेस ही है। ब्लंट इंजरी का लाठी डंडा भी लगता है तो उसमें भी ब्लंट इंजरी ही लगता है। या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है RTA, हाँ, उसमें भी ब्लंट इंजरी ही होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 तरीके का इंजरी कॉमन होता है, मैंने चोट लगने का जो कारण होता है वो 3 तरीका से लगता है हमारे ब्रेन में इंजरी। एक तो डी एक्सीलरेशन इंजरी होता है कि मतलब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, और वो मूविंग हेड अचानक रुक गया। जैसे आप बस में बैठे हैं, फुल स्पीड से जा रहे हैं और वो अचानक गाड़ी रुक गई, तो ब्रेन तो मूवमेंट में था और गाड़ी रुक गई। अब उसमें जो इंजरी होगा जाके ऐसे मारेगा तड़ाक से, तो आपका ब्रेन हिल के चला जाएगा पीछे। इसको डिएक्सेलरेशन इंजरी कहा जाता है। और एक्सीलरेशन इंजरी होता है छत से गिरने वाला जो इंजरी होता है। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें डिएक्सेलरेशन इंजरी होता है। ब्रेन जा रहा है आगे की तरफ और अचानक रुका तो ब्रेन का हिस्सा हिल गया, पूरा पीछे तक गया। और एक्सीलरेशन इंजरी में गिर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक ना, तो उसी के साथ गिरने के साथ जाके मारा टक्कर, तो ब्रेन उसमें आगे आ जाता है एक्सीलरेशन इंजरी। और रोटेशनल इंजरी होता है जो कई बार गाड़ी उड़ी से एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल वगैरह से, उसमें पूरा ब्रेन घूम जाता है, रोटेट कर जाता है, इतना तेज चोट लगता है कि पूरा रोटेट कर जाता है, तो रोटेशनल इंजरी भी हुआ है। तो जो डीएक्सेलरेशन इंजरी होगा उसमें ब्रेन जाके किसी सरफेस से टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारेगा तो ब्लीडिंग यहाँ होगा पीछे। और एक्सीलरेशन इंजरी में इंजरी ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन स्टॉप्ड और स्टेड हेड, तो ये 2 तरीके का होता है, एक अनसपोर्टेड और एक सपोर्टेड हेड। तो इस तरीके के केसेस में अगर जैसे गिरा, तो ये बच्चा जिसे गिरा है तो अनसपोर्टेड गिरा है। ये वो होगा ना कि काम कर रहा है छत पे और रस्सा वस्सा सेफ्टी मेजर सब अपना लेके बांध के है, आप वो गिरा तो सपोर्टेड इंजरी होगा। तो जहाँ सपोर्टेड हेड होगा वहाँ इंजरी इस तरीके से लगेगा, ये जाके लड़ा ज़मीन से, तो ये जो चोट का इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा पूरे स्तर में, बट जाएगा। लेकिन अगर अनसपोर्टेड हेड है तो
जहाँ टच किया ना ऐसे जाके, तो एक ही जगह से इंजरी पूरा अंदर पेनिट्रेट करेगा। स्कल फ्रैक्चर कॉमन होता है एक्सीलरेशन इंजरी में, इसका भी स्कल फ्रैक्चर किया है। हेड इंजरी में इसका स्कल फ्रैक्चर है, पूरा पिलपिला गया है। और रोटेशनल इंजरी तो मतलब इसका कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो भी सेरिब्रल इंजरी मतलब हेड इंजरी होता है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांट के देखते हैं। एक तो बोनी इंजरी, मतलब जो हड्डी में कहाँ तो हुआ टूटा फूटा, और दूसरा सेरिब्रल इंजरी कि मतलब अंदर जो हड्डी के अंदर जो ब्रेन है उसमें चोट लगा कि नहीं लगा। और बोन इंजरी में अगर देखा जाए तो स्कल फ्रैक्चर होता है, हड्डी कई बार इधर से उधर हट भी जाता है, कई बार टूटने के बाद वहीं रहता है। स्कल का बेस भी कई बार फ्रैक्चर होता है। ये स्कल है नहीं, उसका जो बेस है यहाँ पे बीचों बीच, वो भी गिरने से फ्रैक्चर होता है। तो उसका उसमें नाक से जो है ना पानी गिरने लगेगा, CSF जो है लीक कर जाएगा, तो CSF राइनोरिया होगा। अब मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा तो CSF ओटोरिया होगा, मतलब कान से पानी गिरेगा। ठीक है ना, ये मतलब ज़्यादा खतरनाक इंजरी होगा, CSF होगा। और जो अंदर का सेरिब्रम है उसमें इंजरी 4-5 तरीके से होता है। एक तो कंकशन होता है कि मतलब कोई स्ट्रक्चर इधर उधर नहीं होगा, लेकिन इतना तेज चोट लगेगा ना कि जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्रेन का काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके का स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाता है ऐसे पेशेंट में कि 24 घंटा 48 घंटा देखते देखते तब ब्रेन फिर दोबारा फंक्शन करने लगा। इसमें CT स्कैन नॉर्मल आएगा, लेकिन पेशेंट बेहोश मिलेगा। हाँ, मैंने कुछ देर के लिए बेहोश हुआ, फिर वापस नॉर्मल हो गया। तो कंकशन इंजरी है। और अगर डिफ्यूज जोनल इंजरी होगा, ज़्यादा नर्व डैमेज होगा, तो इसमें भी स्ट्रक्चरल डिरेंजमेंट नहीं मिलेगा, तो CT स्कैन नॉर्मल आएगा, लेकिन ये पेशेंट 24 घंटा के बाद भी रिकवर नहीं करेगा। CT नॉर्मल है, अब पेशेंट बेहोशी में है या खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और 24 घंटे के बाद भी रिकवरी नहीं कर रहा है, तो मतलब उसका जो बहुत सारा नर्व जो है इंजरी में गया है। और कई बार तो लेसरेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है, ब्रेन का चिथड़ा उड़ जाता है, तो मतलब नहीं है बचने का। हीमेटोमा बहुत कॉमन होता है, मैंने ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होकर खून का थक्का बनना ब्रेन इंजरी के अंदर बहुत कॉमन होता है। कहाँ कहाँ ब्लीडिंग हो सकता है? वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग हो सकता है, जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें। एक्स्ट्रा ड्यूरल हो सकता है, पढ़ा थे ना, ड्यूरा माटा, पाया माटा, एरेक्नोइड माटा। तो ड्यूरा माटा और स्कल के बीच का जो जगह होता है उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कहा जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। सब ड्यूरल हो सकता है, मतलब कि ड्यूरा माटा और पाया माटा के बीच का जो जगह है सब ड्यूरल, उस स्पेस में हेमरेज हो सकता है। सब ड्यूरल हेमरेज में मैनिटोल नहीं चलता है। सब एरेक्नोइड हो सकता है, एरेक्नोइड और ड्यूरा माटा के बीच वाला स्पेस। और पेरेन्काइमल ब्लीड हो सकता है, मतलब अंदर ब्रेन का जो टिश्यू है उसमें अंदर ब्लीडिंग है। अगर पेरेन्काइमल ब्लीड है तो खतरनाक स्थिति है। और ये सब जब इतना होगा तो उसकी वजह से सूजन होना तो सामान्य बात है ब्रेन पेरेन्काइमल में। अब जो है ये जो कुछ भी होगा इंजरी, उसकी वजह से क्या पैथोलॉजी एराइज होगा। तो सबसे पहला चीज़ होगा कि ब्रेन एक क्लोज स्पेस है, स्कल जो है क्लोज्ड स्पेस है और उसमें ब्रेन है, तो मतलब उसमें 10 ml का भी जगह नहीं होता है।
एक्स्ट्रा, तो पहले ही से ब्रेन पैक्ड है बिल्कुल। अब उसमें जब चोट लगता है तो या तो ब्लीड होगा और नहीं तो सूजन होगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आईसीटी रेज कर जाएगा, ब्रेक करेगा तभी सूजेगा, एडिमा होगा तब। और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा तो उसका 7-8 गो लक्षण है, याद रख लो तुम लोग। इंक्रीज आईसीटी का लक्षण होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, उल्टी मारेगा, झटका आना, सीजर, उसके बाद ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और मिर्गी पता है, मिर्गी वगैरह, हाँ, झटका आना। और हाँ, क्या नाम है, अंदर जो है ना, अगर फंडस्कोपी किया जाए, फंडस को देखा जाए तो इसमें पेपिली एडिमा हो जाएगा, हाँ, रेटिना में सूजन हो जाएगा, रेटिना में सूजन, हाँ, वो ऐसे नहीं दिखेगा, आँख का डॉक्टर देखेगा तो बताएगा, मतलब वो है उसका, उसके अंदर आता है इंक्रीज आईसीटी का साइन और सिम्टम में आता है। सर ये भी तो हम लोग मुख्यतः पकड़ेंगे उल्टी से, उल्टी और फोंटानेल फूल जाना, ये दो वो चीज़ होगा तो हम लोग पकड़ लेंगे कि इसको अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसका बढ़ रहा है। उल्टी, एडिमा, वोमिटिंग, एडिमा, वोमिटिंग और इंक्रीज्ड एंटीरियर फोंटानेल एएफ, बल्जिंग एएफ। छोटा बच्चा है तो एंटीरियर फोंटानेल जो तालू है वो खुल जाएगा और उल्टी कर रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, इसी वजह से इस तरीके से दिक्कत आ रही है। अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का वजह तो इतना है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, अंदर एडिमा भी हो सकता है, तो हम सीटी स्कैन कराएंगे तो क्लियर होगा। हमारे लिए सीटी स्कैन का इंडिकेशन क्या है, उल्टी होना, और छोटा बच्चा है तो एएफ का फूलना। इसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, अगर सेरिब्रल पैरेन्काइमल इंजरी है और राइट साइड में मान लो कि ब्लीड किया है, पैरेन्काइमा में, ब्रेन का जो टिश्यू है उसमें, तो लेफ्ट साइड का फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा कि नहीं, बायां आंखें काम नहीं कर रहा है, बायां पैरे काम नहीं कर रहा है, तो इंडिकेटिव है कि ना, इसका जो निकलता है वो मिड ब्रेन से आता है, इसका कनेक्शन क्रेनियल नर्व्स आता है, 9 क्रेनियल नर्व आता है, तो मिड ब्रेन से आता है। हाँ, तो वो भी अगर मान लो मिड ब्रेन में ब्लीड है तो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड साइन आ सकता है, आँख उसका एक पुतली, एक आँख पलक झपके ही ना, या पुतली फैल जाए, या लाइट जब हम मार रहे हैं उसके आँख पे तो पुतली का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि लाइट पे वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन अगर किसी का पुतली लाइट पे कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो मतलब अंदर ब्लीड है। और पिन पॉइंटेड प्यूपिल, ट्रिपल पी, पिन पॉइंटेड प्यूपिल निशानी है मिड ब्रेन इंजरी का। प्यूपिल जो है वो पिन पॉइंटेड हो जाएगा, मतलब लाइट मारिएगा तो फैलेगा, सिकुड़ेगा कुछ नहीं, प्यूपिल, प्यूपिल इसको कहा जाता है कि जो काला वाला है पुतली, पुतली प्यूपिल है। तो लाइट मारो, मेरे लाइट मारो पुतली पे, इधर साइड से लाइट लेके आओ पुतली पे, देखो कैसे सिकुड़ जाएगा, फिर ले जाओ लाइट उधर और फिर ले आओ, लेके आओ, सिकुड़ रहा है ना। ये इसको कहा जाता है कि प्यूपिल जो है लाइट रिएक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो प्यूपिल को डायलेट और करने वाला जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, वो आता है मिड ब्रेन से। तो अगर मिड ब्रेन इंटैक्ट है तो प्यूपिल क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्टिंग होगा, लेकिन अगर मिड ब्रेन में ब्लीड कर गया तो प्यूपिल पिन पॉइंटेड हो जाएगा।
एक जगह सिकुड़ेगा नहीं। एकदम नोक जैसा हो जाएगा, पिन पॉइंट पे, जी सर। वो फैलेगा नहीं, सिकुड़ा ही रहेगा, एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, बिंदु के जैसा हो जाएगा, फैलेगा ही नहीं। लाइट मैंने लाइट मारिए चाहे मत मारिए, फैलेगा नहीं, सिकुड़ा। सिकुड़ा। दैट इज इंडिकेटिव ऑफ मिड ब्रेन इंजरी। तो इसका मतलब मिड ब्रेन इंजरी है कि क्रेनियल नर्व इसका चौंक रहा है, ऑप्टिक नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व होता है, तो चौंक रहा है, तो इसी वजह से ये पिन पॉइंटेड पिन हुआ है। अगर कोई हाइपरटेंसिव आदमी आ रहा है, जिसको ब्लड प्रेशर का शिकायत रहता है, उसमें भी अगर वो गफलत में है तो प्यूपिल वहाँ भी देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो प्यूपिल अगर वहाँ भी प्यूपिल नॉन रिएक्टिंग है और कॉन्ट्रैक्टेड है, तो कहा जाएगा कि मिड ब्रेन में ब्लीड कर गया है ये। ठीक है। आप प्यूपिल अगर डायलेट कर जाए, मतलब कहानी खत्म। ब्रेन 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 मतलब गड़बड़ हो गया। अगर प्यूपिल डायलेट कर गया और रिएक्ट नहीं कर रहा है लाइट से, तो इसका मतलब है कि उसका ब्रेन मैक्सिमम इंजर्ड हो चुका है। पेशेंट भले अभी सांस चल रहा है, तो जल्दी मैंने कहानी तीसरी होगी। ये बगल वाला पंकज जो है कि बीवी का जो इंजरी हुआ था, हेड इंजरी हुआ था, उसमें हम यहाँ पे यही ना देखे कि ईएनटी ब्लीड था, नाक, कान और गला से ब्लीडिंग आना, प्यूपिल डायलेटेशन, प्यूपिल डायलेटेड था उनका यहीं पे, मतलब उसी समय ब्रेन मैक्सिमम इंजरी हो चुका था और वोमिटिंग रुक नहीं रहा था। तो इमीडिएटली हम बोले कि तुरंत बिना समय लगाए इनको लेके चला जाए, शायद उम्मीद हो कि बच जाए। लेकिन क्योंकि हम यही जब देखे थे इतना ज़्यादा दोनों तरफ का प्यूपिल डायलेटेड था, और वहाँ जाने के बाद रवि राय बोलबे किए कि इसमें यार कुछ है नहीं, बस अब एक प्रयास कर लिया। वहाँ मतलब क्योंकि प्यूपिल डायलेटेशन के बाद ना वापस लौटा पाना ब्रेन फंक्शन को ऑलमोस्ट दिमाग के बराबर। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में एक तरफ का हाथ या एक तरफ का पैर या एक तरफ का चेहरा या आँख फंक्शन नहीं करेगा, तो ये इंडिकेट है कि जिस तरफ का फंक्शन लॉस हुआ है उससे दूसरे तरफ के ब्रेन में इंजरी हुई है, आइदर ब्लीडिंग हुआ हो या एडिमा हो। क्लिनिकल पिक्चर उसी हिसाब से आएगा। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो हम बताए हैं कि अल्टर्ड कॉन्शसनेस, बच्चा बेहोशी में जाने लगेगा और जनरलाइज जीसीएस उसका डाउन होने लगेगा। जीसीएस होता है ग्लासगो कोमा स्केल, हम पढ़ा देंगे किसी दिन। जीसीएस किसी भी बेहोश व्यक्ति का वो एक स्केलिंग होता है, 15 पॉइंट में निकाला जाता है कि 15 पॉइंट में इसका कितना पॉइंट आ रहा है। 8 पॉइंट से नीचे आता है उसको कहा जाता है कि व्यक्ति कोमा में जा रहा है। जीसीएस स्केल होता है। तो उसका कॉन्शसनेस जो उसका होश का लेवल है क्या होगा, डाउन होने लगेगा। उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो जाएगा, हेडक होगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो सकता है, और बड़ा आदमी है तो बोलेगा कि माथा में बहुत तेज दर्द है और कन्वल्जन झटका आने लगेगा। आप फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में एक तरफ का हाथ या पैर काम नहीं करेगा, गोली चला गया किसी का, आइंकरा गांव के एक जन आए रहन, ऊपर घोटे के शक्ति खत्म हो गई रहा, घोटे के शक्ति गायब हो गई रहा। घोटे के शक्ति गायब कब हुई, जब ओकर सप्लाई करे वाला एक क्रेनियल नर्व बा उ जहाँ से आवता कैप्सूल रीजन से आवता कैप्सुलर ब्लीड रहा ना, कैप्सुलर इन्फेक्शन रहे, कैप्सूल रीजन में इन्फेक्शन हो गई। इन्फेक्शन होला कि वजह ब्लड पहुँचबे ना करी, कोनो थक्का जाके
जाम कर दिलस तो वो कैप्सूल वाला रीजन के ब्लड सप्लाई ना मिलल तो कैप्सुलर इन्फेक्शन हो गई, उतना दूर के हिस्सा सड़ गई तो ओकर फंक्शन लॉस्ट हो गई, तो ओकर सब ठीक बा आ निकले के जो क्षमता बा वो खत्म हो गई, तो निकलने की शक्ति खत्म हो गई थी उसकी। तो इस तरीके से ये चला। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब उसको आँख से धुंधला दिख सकता है या बिल्कुल आँख से दिखाई देना बंद हो जाएगा उसको, इस तरीके का विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। और स्कल बेस का फ्रैक्चर अगर होता है, स्कल जहाँ बेस है उसका वो अगर फ्रैक्चर करेगा तो आँख, नाक, मुंह, कान से ब्लीडिंग हो सकता है या सफ़ेद पानी जैसा CSF आ सकता है। तो यही सब चीज़ें तो हम पेशेंट को बोलते हैं ना, क्या हम बोले हैं हमसे, उल्टी होगा, बच्चा सुस्त पड़े या बच्चा बहुत ज़्यादा रोए या झटका आए या नाक, कान, आँख, मुंह से ब्लीड करे तो लेके आइएगा, CT स्कैन कराएंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। एक तरफ पिल पर, हाँ ये उसका पिल पर, वो तो स्कल फ्रैक्चर है, बोन इंजरी है केवल, स्कल का बाहरी स्कल का पेराइटल बोन फ्रैक्चर है, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे स्वेलिंग खत्म होगा, अपने से वो ठीक कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक्सरे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे बोनी फ्रैक्चर के लिए, स्कल फ्रैक्चर के लिए, CT स्कैन कराएंगे इंटरनल ब्लीड के लिए या एडिमा के लिए, और MRI कराएंगे न्यूरोनल इंजरी के लिए कि न्यूरॉन्स वगैरह कितना डैमेज है नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन में, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो GCS करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करेंगे कि इस पर 15 में कितना पॉइंट इसका आ रहा है, और कोई उसको सेंसरी या मोटर डेफिसिट तो नहीं है, मतलब किसी भी हाथ पैर में उसका सुन्न होना या ताकत की कमी तो नहीं दिख रही है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करेंगे ना, अभी बताइए कि प्यूपिल देखा जाएगा, और DTR चेक करेंगे, प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर होता है ना, बच्चे को सुला के और ये पैर ऐसे ऐसे किया जाएगा ना तो पंखा की तरह ऐसे आगे आएगा, ये सारा आगे आ जाएगा, तो वो होगा कि नॉर्मल है, और अगर इंटरनल इंजरी होगा तो ये एबनॉर्मल आएगा। जो प्लांटर रिफ्लेक्स है ना, जब उसको ऐसे कोई नुकीला चीज़ पकड़ के यहाँ से यहाँ ऐसे किया जाएगा, किसी दिन भर के दिखाएंगे, तो वो ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ या पीछे की तरफ ऐसे भागेगा, ठीक है। और ये DTR होता है, DTR होता है टेंडन रिफ्लेक्स, जो ऐसे पैर लटका के किसी चीज़ पे, तो लटक नहीं पा रहा है, लटका के यहाँ मारा जाएगा ना, तो ये अपने से आगे की तरफ भागेगा। करके देखना तुमको, देख रहे हो, देख रहे हो जा रहा है आगे, तो ये टेंडन रिफ्लेक्स है। अगर इंटरनल ब्लीड होगा तो टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा चला गया या बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो ये DTR हो गया, DTR चेक कर लिया जाएगा उसका ना। उसके बाद कहीं छिला है, फटा है, और फ्रैक्चर है तो बाहर से भी पता चलने लगता है, जैसे इसका पता चल रहा था। तो इस तरीके का, अगर जैसे बाहर से फ्रैक्चर है तो इंडिकेटिव होता है कि स्कल इंजरी है, इसको अच्छा खासा मैंने चोट लगा है, तो हम बोलेंगे ना कि अगर पैसा हो तो CT स्कैन अभी करवा लो, आने तो लक्षण आने पे तब कराया जाए। मैनेजमेंट में एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट ATLS कहा जाता है, ये सिस्टमिक अप्रोच देता है, इसका एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल में क्या कहता है कि सबसे पहले ट्राइएज करना चाहिए, माने छांटना, अगर 10 आदमी को चोट लगा है तो उसमें से कौन सबसे ज़्यादा इंजर्ड है, किसको इमीडिएट ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है, उस हिसाब से छांट के उसको मैनेज करना। उसके बाद प्राइमरी सर्वे कर दिया जाता है ABCDE का, जो तुम लोगों को पता है, एयर वे और सर्वाइकल स्पाइन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कोई डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, और E मतलब एक्सपोज एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, मतलब ठंडा गर्म ना हो, ये चीज़। एयर वे का तुम लोगों को पता है, सब हम बता चुके हैं पहले।
ब्रीदिंग कैसे देखना है ये भी पता है। सर्कुलेशन का भी तुम लोग को पता है कि उसमें देखना है कि उसको शॉक में तो नहीं जा रहा है। सर्कुलेशन से पता चल जाएगा। शॉक में जा रहा है मतलब कहीं इंटरनल ब्लीड किया है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम देना है उसको, नॉर्मल सलाइन और एमैक्सिल वगैरह चढ़ाना है। और डिसेबिलिटी और लिमिटेशन के लिए तो वही है कि कहाँ कहाँ मतलब उसका फ्रैक्चर हुआ, जो भी हुआ उसको उस हिसाब से मैनेज करना है। सेकेंडरी सर्वे में उसका डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये रहता है सीटी स्कैन, एक्सरे, और हेमेटोलॉजी में फास्ट होता है फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा टू एक्सक्लूड एनी इंटरनल हेमरेज। मतलब एक बार पेट का पूरा अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए कि कहीं में उसको ब्लीड तो नहीं है ना, इंटरनल ब्लीड हो जाता है तो करा लेना चाहिए। एक दिन एगो बच्चा आया था जी, याद है, पेट तब फूल गया था, हेड इंजरी था, छत से गिरा था, भेज दिया हम लोग रास्ते में। तो देख लेना चाहिए पेट वोट पे भी मैंने आला वाला लगा के कि पूरा प्रॉपर इसमें सांस जा रहा है, क्योंकि अगर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, फेफड़ा फाट जाए, हवा भर जाए, या हीमोथोरेक्स हो सकता है, ब्लीड कर जाए, प्लूरल स्पेस में ब्लीडिंग हो जाए, तो आला लगाओगे तो पता चल जाएगा। एयर उनको एंट्री कम मिलेगा उस तरफ। एब्डोमिनल इंजरी होगा तो पेट टाइट लगेगा, बच्चा छूने नहीं देगा, ये सब पता चल जाएगा। एक बार वो हम लोग का बच्चा आया था तो गिरा था अमरूद के पेड़ पर से, उस साला अमरूदिया का पेड़वा का एक वो डंठल ना यहाँ से छेद के अंदर चला गया था। हम लोग राम कुमार जी उस समय यहीं से भर्ती कर लिए। हमारा ना पता रहा, 8-9 साल का बच्चा था, हमको नहीं पता था कि भर्ती है बच्चा, किस लिए भर्ती है। हम समझे कि उनका अपना केस है भाई, भर्ती किए हैं। हमको तीसरे दिन पता चला जब वो बच्चे का पेट फूलने लगा। हमको हम गए उधर और बच्चा भर्ती था देखने के लिए, तो उसको बोला गया कि देखिए बाबू पेटवा फूला था, आराम नहीं था। हमको क्या बात बा, अच्छा हैंगा भाई बात। तो हम पेट छुए कम कर देते अंतरनल से लाई रप्चर बा, तुरंत उसको भेज के सिवान अल्ट्रासाउंड कराया गया। एक्सरे खड़ा पेट का, उसमें वो रप्चर था, तुरंत वहाँ से उसको आनंद लोग भिजवाया गया, जाकर ऑपरेट हुआ तो वो बच्चा सही। तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो अगर हेड इंजरी है तो आईसीटी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ मैनिटॉल, लेसिक्स और ग्लिसरॉल चलता है। खाली एसडीएच होगा, सब ड्यूरल हेमरेज होगा तो मैनिटॉल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और झटका आ रहा है तो एप्सोलिन लोड होगा। उल्टी के लिए एंटीएमेटिक चलेगा, एंटीबायोटिक, और दर्द के लिए दर्द की दवा, और बाकी तो स्पेशल के लिए स्पेशल जगह पे रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हेड इंजरी में प्रोग्नोसिस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कोई नहीं कह सकता है कि इसका क्या होगा, अभी कितना कहाँ तक वो ले जाएगा, ये कहना मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल है हमेशा। तो इति कथा हेड इंजरी। सब्जी लाएगा।